हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन की क्लास में, जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे ओपिनियंस हैं या हमारे एडिटोरियल्स हैं, उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो हमारी डिस्कशन है, ये जो हमारा सेशन है, ये फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए अपने न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को जो 2026 के अंदर हमें होते हुए नज़र आ रही है, उनको डेली बेसिस के ऊपर कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी? नोट्स मेकिंग। देखें, मैं जो यहां पर प्रेफर करता हूं वो ये है कि नोट्स मेकिंग आप अपने हाथों से करें, एज पॉसिबल एज, जितना हो सके चीज़ों को जो है वो कह लें कि अपने हाथों से लिखने की कोशिश करें, हाथों से गुजारें। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपकी राइटिंग स्किल वो इम्प्रूव होती जाएगी, डेली बेसिस के ऊपर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती जाएगी, और उसके साथ साथ अगर आप जब दोबारा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए आते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इजीली जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपने उन चीज़ों को अपने हाथों से लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर जो ऑनलाइन कह के यहाँ पर या डिजिटल कह लेके यहाँ पर पीडीएफ क्रिएट करते हैं या एआई टूल से यहाँ पर नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपको अगर अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ पर पीडीएफ में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन उसको आप रिटन फॉर्म में लाजमी लेकर आए। राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है? आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लें, आपको सब चीज़ें आ रही है, मान लेते हैं, लेकिन अगर आप लिख ही नहीं पाते, आप एक पेज के ऊपर उतार ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा उन चीज़ों का? तो इसलिए बोलता हूं, जब आप अपने डेली बेसिस के ऊपर हाथों से नोट्स मेकिंग करेंगे तो आपके जितने भी इश्यूज़ है, बेसिक इश्यूज़ है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, हमारा पर्पज़ एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए मैटर करती है। और कह लें कि आपका जो एग्जामिनर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो डिस्कशन है ना, वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब जिस तरह हमें 2026 के अंदर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, चाहे नेशनल लेवल के ऊपर है, चाहे रीजनल लेवल के ऊपर है, चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर है, तो यहां पर अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, या तो वन साइडेड हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल एग्जामिनर को पसंद नहीं है। एग्जामिनर को चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन बैलेंस अप्रोच के साथ, है ना? तो आप ये समझ लें कि अगर आप यहाँ पर अपनी एनालिटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करते हैं तो ये हमारे मेन एग्जाम्स के लिए भी मैटर करती है, और उसके बाद हमारा जो है वो कह लें कि इंटरव्यू में भी ये अपना रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, बी पॉजिटिव होकर, बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा चाहे पीएमएस का ऐसे का पेपर है, चाहे हमारे सीएसएस के ऐसे का पेपर की ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उनके लिए जो हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट्स रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं अपने हर लेक्चर के अंदर एक आध स्टेटमेंट को लाजमी डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह जो है कह लें कि यहाँ पर स्टेटमेंट का मीनिंग जो है उसको कॉम्प्रीहेंड कर सके या उसको अंडरस्टैंड कर सके, और देन जो है हम यहाँ पर अपनी ऐसे की आउटलाइन बना सके, पैराग्राफिंग हो सके, और पूरा ऐसे हम इसके ऊपर लिख सके। अब यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये भी होता है कि सर हम यहाँ पर जो है वो मेन एग्जाम के अंदर लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो भाई ना करें, कोई इशू नहीं।
लेकिन इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी, आइडियाज़ यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जो आपके ब्रेन्स के ऊपर क्या है, लिमिटेशंस लगी हुई हैं, वो सारी लिमिटेशंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट की, कि आज की हमारी जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस कैफका क्या कहता है कि स्टार्ट विद व्हाट इज राइट रादर देन व्हाट इज एक्सेप्टेबल। बड़ी अच्छी बात करता है वो। अब बिल्कुल सादा से लफ्जों में मैं आपको जो है यहां पर बताता हूं वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है कि आप अपनी मर्जी से करो जो भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो ठीक होना चाहिए। लेकिन यह चीज मत देखो कि क्या उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, क्या सोसाइटी जो है इस चीज को कबूल करेगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। अब हमारा पता क्या होता है, फियर क्या होता है सोसाइटी के अंदर। मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, सब्र करें आप। अब सोसाइटी के अंदर पता क्या होता है हमारे, हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, हमारा सही है, काम भी सही है, लेकिन हम पता क्या कहते हैं, फर्स्ट क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर हम ये कर लेते हैं तो लोग क्या कहेंगे। भाई आप वो जो काम कर रहे हैं वो आपको पता है कि ठीक है, राइट है, तो लोग मैटर नहीं करते। लोगों का तो काम ही है बातें करना, तो आप क्या लोगों की बातें लेकर बैठ जाएंगे। अब सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स ही हमारे सिविल सर्विस एग्जाम्स की हम प्रेपरेशन कर रहे हैं। अब हमें बहुत सारे इश्यूज का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो गर्ल्स को ज्यादा करना पड़ रहा होता है। यहां पर फैमिली प्रेशर भी है उनके ऊपर, फाइनेंशियल यहां पर जो है वो प्रेशर वो भी है, सारी चीजें हैं। अब बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ भी नहीं करते कि आप सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए ना जाएं, क्योंकि भाई इसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन करना पड़ेगा। भाई मजा तो तब है ना जब आप कंपटीशन करके, लड़के, फाइट करके देन जो है अपने गोल्स को अचीव करते हैं। मजा तो तब आता है ना, एहसास जो है ना उस वक्त होता है ना। अगर आपको चीजें इजीली मिल जाए तो फिर आपको एहसास नहीं होगा यहां पर। तो यहां पर जो बात की जा रही है ना, कि मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, अलाउ नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। मैं बात असल में एग्जाम्पल जो दे रहा था उसकी ये थी कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते कि भाई आप रहने के लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो जाते हो या कुछ भी होता है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, पता नहीं चलता यहां पर। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आप वो करें जो आपको ठीक लगता है, आप स्टार्ट करें जो आपको लगता है कि ये ठीक है। तो यहां पर बाकी चीजों को इग्नोर कर दें, अवॉइड कर दें कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या इसको कबूल करेंगे, इन सारी चीजों से बाहर आ जाए। आपने जस्ट स्टार्ट करना है। तो आज से जितने भी एस्पिरेंट से एक बात याद रखें कि अगर आपको लग रहा है ना कि हमें यह काम करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, यह ठीक है, तो यहां पर लोगों की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि लोग जो है ना वो आपको जीने नहीं देंगे। अगर आप सही काम कर रहे हैं देन भी आपको जीने नहीं देंगे, और अगर आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप यहां पर कोई गलत काम कर जाते हैं या गलत काम हो जाता है तो फिर भी आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पर लोगों की परवाह करना छोड़ दें, लोग कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे साइड पर रखें, आप स्टार्ट करें अगर आपको ठीक लग रहा है तो, ठीक है। अब यहां पर आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं कि जिन लोगों ने स्टार्ट किया और जिन लोगों को लगता है ठीक था तो आज उनका नाम भी है। तो अब यहां पर आप सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स पिक कर सकते हैं, और सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स कहां कहां से ले सकते हैं आप। सबसे पहले रिलीजन से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है वो कह लें कि साइंस एंड डिस्कवरीज। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हजारों बार यहां पर फेल हुए, लेकिन उनको लगता था कि ये ठीक है, हम करेंगे। सोसाइटी चाहे एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन बाद में करना पड़ा। अब लिटरेचर भरा पड़ा है, फिलॉसफी, अब कोई भी कह ले कि यहां पर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप जो है एग्जाम्पल उठा सकते हैं,
लीडरशिप की ले सकते हैं, पर्सनैलिटीज़ की ले सकते हैं यहाँ पर सपोर्टिंग आर्गूमेंट बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास जो टॉपिक्स रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और IR के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू भी। एक तो यहां पर आप ये समझ लें कि यूरोपीय यूनियन, जितने भी हमारे पास नेटो कलाइज है, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, स्पेशली बात की जाए इन केस ऑफ अमेरिका फर्स्ट, है ना, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो पॉलिसी है अमेरिका की, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन जो है इनको पहले यहां पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, देन जो हम इनकी डिटेल्ड डिस्कशन जो है आगे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास जो यहां पर है टॉपिक कि फूड फॉर थॉट। आपको पता है कि अभी 2026 के अंदर एक बार फिर जो है यहां पर फूड के ऊपर हमें डिबेट होते हुए नजर आ रही है, और ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, जिस तरह हमें 2007 और 8 के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, जहां पर कह लें कि 10 करोड़ लोग जो है भूखमरी का शिकार हुए थे, और 15 कंट्रीज के अंदर फूड क्राइसिस हमें देखने को मिला था। कितने? 15 कंट्रीज के अंदर। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1975 के अंदर बनाया गया, और ये बेसिकली यूएसए के अंदर है। इसकी रिपोर्ट क्या कहती है? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, द हॉर्मुज ब्लॉकेड थ्रेट। अब यहां पर दो चीजें हैं, इन दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। एक तो है आपका फूड इनसिक्योरिटी, सेकंड रहेगा एनर्जी शॉक। अब इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक आपका ऑयल, सेकंड आपका फर्टिलाइजर, दूसरा अगर देखा जाए गैस, LNG, LPG वगैरह, जिस तरह यहां पर कतर ने फोर्स मेजोर जो है यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई फर्दर जो आगे नहीं दे सकते थे, उनके एग्रीमेंट्स हुए पड़े थे। तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही अपने लेक्चर्स में कवर किया हुआ। एनर्जी शॉक्स है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, हॉर्मज ब्लॉकेड, इकोनॉमिक फॉल आउट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास जो फूड वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक भी कहा गया है कि आपका जो कह लें कि जिस तरह हमें मिडिल ईस्ट का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो 45 मिलियन, कितने? 4 करोड़ 50 लाख लोग जो है यहां पर भूखमरी का शिकार हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बेसिकली कहा है। इसके अंदर जो रिपोर्ट्स है, स्टैट्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली फर्टिलाइजर को लेकर अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रही है, जो गल्फ स्टेट से बेसिकली आते हुए नजर आ रही है। और गल्फ स्टेट्स की तरफ से अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर की जो हमें यहां पर देखने को 30% जो है यहां पर जो है वो फर्टिलाइजर कहां से आ रहा है? गल्फ स्टेट से आ रहा है। चाइना की भी बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों हमारे टॉपिक्स। ठीक है, थर्ड हमारे पास रहेगा फ्रीलांस गेन, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग बूम, अ पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो स्टैट्स डिस्कस किए गए ना, वो आपने लाजमी नोट डाउन करने हैं कि अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, उसके बाद फ्रीलांसिंग हमें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से जो रेवेन्यू यहां पर जनरेट हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि यहां पर अभी फ्रीलांसर्स कितने हैं पाकिस्तान के अंदर, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और इकोनॉमी के अंदर अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, और किस तरह जो है फर्दर जो है स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स क्या हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के रिलेटेड हमारा रहेगा, जहां पर हम सजेशन या रिकमेंडेशन में डालते हैं कि ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, और यहां पर फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, वहां पर सजेशन के अंदर, तो वहां ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल रहेगी, एज ए रेफरेंस रहेगा, जो आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर है AI इज रीशेपिंग साइबर सिक्योरिटी रैपिडली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहां पर जो हमें रिपोर्ट देखने को मिल रही है, या जो इनके साइबर सिक्योरिटी के जो सेंटर के जो हेड हैं आकाश जोशी, वो क्या कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साइबर सिक्योरिटी को लेकर अभी जो है थ्रेट हमें देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए तो ये इसके ऊपर ऐसे भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास रहेगा, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, यहां पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करेंगे, और स्पेशली जो हमारे पास केस स्टडी रहेगा ट्रांस अटलांटिक टाई, जो हमें यहां पर
फ्रेगमेंटेशन जिसके अंदर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के दरमियान में, जितने भी नेटो अलाइज है। तो यहां पर जो अभी ट्रंप की तरफ से 5000 ट्रूप्स को निकाले जाने की बात की है जर्मनी से, तो इसको लेकर यहां पर डिबेट होती हुई नजर आ रही है। यहां पर जो जर्मनी के चांसलर है फ्रेडरिक मर्स, उन्होंने क्या कहा है, मार्क कार्नी जो यहां पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है, इमैनुअल मैक्रोन की क्या स्टेटमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली रिलेशंस किसकी बात कर रहा है, यूएसए और यूरोप के जो रिलेशंस है, ट्रांस अटलांटिक की मैं जो बात कर रहा था टाई, तो इसके अंदर जो डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है इसको डिस्कस करने वाले। और लास्ट में रहेगी हमारे पास वोकैब, और वोकैब में पहले भी कहता हूं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए क्या होना चाहिए, बैंक बैलेंस, और अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहां पर वोकैब बैंक। अगर आपकी वोकैब अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, एक चीज तो आप याद रखें और अपने पल्ले बांध ले ये बात कि आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, और जो लोग यहां पर सिंपल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो वाकई चूरन बेच रहे हैं। बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स की और उधर लैंग्वेज की बात करते हैं, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज की जो यहां पर कले के बारे में जो मिस इंटरप्रिटेशन की जाती है वो बड़ी गलत बात है। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए तो होनी चाहिए, बस इससे आगे कोई दो राय नहीं है। अगर आप वाकई सीएसएस को क्रैक करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल चॉइस है अगर आपकी, एक बात याद रखनी है आपने, भूलना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फूड, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, द हॉर्मुज ब्लॉकेड थ्रेट। नेक्स्ट ग्लोबल एनर्जी की बात करेंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा फूड सिक्योरिटी। ये अब हमारा एसए पीएमएस का जो एसए का पेपर है उसके अंदर भी पूछा जा चुका है। हम प्रीवियसली अपना फूड के ऊपर जो है डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, वो भी आपने नोट डाउन की होंगी। जिन्होंने वो चीजें नोट की हैं तो यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने वो नोट नहीं की, तो वो अब आप नोट कर लेंगे। बाकी टॉपिक आपका वही रहेगा फूड वाला। अगर आपने हेडिंग दी है तो ये चीजें आप ऐड करते जाएंगे, जितने भी स्टैट्स हैं, इश्यूज है, चैलेंजेस है, पॉलिसी में जो जो चीजें डिस्कस करेंगे वो आप ऐड कर लेंगे, तो आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो है आपकी यहां से कवर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर जो एंटोनियो गुटेरेस है, जो सेक्रेटरी जनरल है यहां पर बेसिकली यूएनओ के, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका अगर देखा जाए यहां पर कि जिस तरह हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रही है ना यहां पर, तो क्या हो सकता है कि यहां पर मिड ईयर तक कितना, यहां पर 32 मिलियन, कितना 32 मिलियन फॉर कितनी बात की जा रही है, बेसिकली 3 करोड़ 20 लाख लोग जो है यहां पर पावर्टी में जो है वो पहुंच चुके हैं। पावर्टी से भी बल्कि गुर्बत से भी नीचे जा चुके हैं। उसकी वजह क्या है, डिस्रप्शन। उसके बाद यहां पर अगर देखा जाए 45 मिलियन, कितने 4 करोड़ 50 लाख जो है यहां पर भूखमरी का, शदीद भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। ये डिस्रप्शन जो हमें देखने को मिल रही है, ये आप पॉइंट लाजमी ऐड करेंगे कि एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर स्टैट्स और फिगर्स, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्स, ये आपने लाजमी नोट डाउन करना है। सबसे पहले तो यहां पर जो ये डाटा ये किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जिस तरह हमें यहां पर डाटा की जो हमें यहां पर मटेरियल की बात कर रहे हैं, जिस तरह भरमार मिल रही है, जिस तरह एआई टूल को यूज किया जा रहा है और आपको यहां पर नोट्स ही नोट्स देखने को मिल रहे हैं, यहां पर बी केयरफुल रहना है कि सही रिसोर्सेस कौन से हैं जो हमें सही जो है क्या करें, यहां पर मटेरियल प्रोवाइड करें, स्टैट्स प्रोवाइड करें, तो यहां पर आपने बी केयरफुल रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर, तो जो हमें यहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये है कहां पर, बेसिकली यूएसए के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर। इसको कब बनाया गया, 1975 के अंदर। अब ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर यहां पर डिस्कशन करते हैं। देखिए आपको पता है कि मिडल ईस्ट वाला मामला चल रहा है, इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन हो चुके हैं, दोबारा इसको रिपीट करेंगे नहीं। बात करेंगे हुर्मुज़ को लेकर, ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी चीजें, उसके अलावा भी हम डेली बेसिस के ऊपर कवर करते आ रहे हैं। जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट की अगर बात की जाए, तो यहां पर जो हमें इनके मुताबिक अगर देखा जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 27% जो है यहां पर कितना
27% जो है यहाँ पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई हमें देखने को मिलती है, कहाँ से? पर्शियन गल्फ से। कितना? 27%। 20% हमें LNG देखने को मिलती है, कहाँ से? पर्शियन गल्फ से। और 30% कह लें कि आपका ग्लोबल फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टैट्स आपने लाजमी जो है ना नोट डाउन करना है। और ये जो फर्टिलाइजर की जो बात की जा रही है ना, अमोनिया, यूरिया, ये सारी मैं आगे चीजें बताने वाला हूं, इनके स्टैट्स में डिस्कस करने वाला हूं, आप वो भी ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब फर्टिलाइजर क्राइसिस की अगर बात की जाए, देखिए दुनिया के अंदर अगर देखा जाए, चाइना, थोड़ा मैं चाइना को डिस्कस कर दूं ताकि फिर आगे जो आप मूव करें। अगर चाइना की बात की जाए तो यहां पर जो है वो कह लें कि हमें नजर आ रहा है यहां पर चाइना एक्सपोर्ट्स बैन 25% जो है लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है, 25%। और इसकी कितने यहां पर अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट करता है 13 बिलियन डॉलर। कितना? 13 बिलियन डॉलर जो है यहां पर फर्टिलाइजर जो है यहां पर क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है। तो एक चीज तो ये होगी, आप ये नोट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं इंपोर्टर जो हमारे पास है, जो अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। देखें यहां पर एक केस स्टडी रहेगा, वो भी आप ऐड करेंगे। 2007 और 8 के अंदर जो ऐसे मैंने अभी बताया कि वहां पर अगर देखा जाए 100 मिलियन, कितने? 100 मिलियन जो है यहां पर जो कह ले के लोग जो है वो कह ले के भूखमरी का शिकार हुए थे, भूख की वजह से, यहां पर है ना, हंगर का आप कह सकते हैं। तो अगर देखें कि जिस तरह हमें यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर हंगर, तो ये तो आपका कह ले कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कैसे मीट कर पाएंगे? जो टारगेट सेट किए हुए हैं, जो 17 गोल्स हैं, उनको कैसे अचीव कर पाएंगे? तो अब अगर देखा जाए तो उसके बाद 15 कंट्रीज ऐसे थे जहां पर फूड क्राइसिस हमें देखने को मिला 2007 और 8 के अंदर, तो ये ऐड कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर के फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे। अब यहां पर बेसिकली ना एक कह ले के रशिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रशिया और यूक्रेन वाला जब यहां पर मैटर होता है, रशिया और यूक्रेन का जब मैटर होता है, तो यहां पर हमें जो कह ले के फूड प्राइसेस जो यहां पर बढ़ती हुई नजर आई, वो कितने % यहां पर बढ़ी थी? 55%। तो ये भी आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, 55% यहां पर प्राइसेस हमें बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, अब आ जाता है यहां पर ये फर्टिलाइजर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए यहां पर सिंगल ग्रुप क्या है, बेसिकली सिंगल ग्रुप। अब ये सिंगल ग्रुप क्या है? सिंगल ग्रुप बेसिकली जो है वो कह ले के तो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी एंड शिपिंग कंपनी यहां पर क्या करती है फर्टिलाइजर को लेकर। देखें अगर देखा जाए तो इसके मुताबिक जो हमें यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर को लेकर यहां पर क्या बात की जा रही है, बेसिकली जो 20% कहा जा रहा है कि वो क्या है, यहां पर फर्टिलाइजर की हमें यहां पर प्रोडक्शन देखने को मिलती है या यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। गल्फ स्टेट्स की बात की जा रही है। और इसमें अगर देखा जाए तो 46% क्या है, 46% जो है हमें यूरिया देखने को मिलती है जो यहां से एक्सपोर्ट होती है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर 14%, कितना बेसिकली 14%। अब 14% जो है वो यहाँ पर कौन प्रोड्यूस करता है, आपका कतर प्रोड्यूस करता है। कौन करता है? कतर प्रोड्यूस करता है। अब कतर अगर देखा जाए तो LNG और LPG, ठीक है, ये भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और इसने जो फोर्स मेजोर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके ऊपर इसने फर्दर बोला कि मैं आगे एग्रीमेंट से जिनको कंटिन्यू नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स इनके बंद हो चुके थे। उसकी वजह क्या थी कि यहाँ पर जिस तरह ईरान की तरफ से USA मिलिट्री बेसिस को यहाँ पर टारगेट किया गया, ठीक है, गल्फ स्टेट्स के अंदर। तो ये आप स्टैट्स लाजमी ऐड करेंगे कि ये सिंगल ग्रुप जो ग्रीक मैरीटाइम जो हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड शिपिंग कंपनी देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये डाटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, स्पेशली ऑयल की बात नहीं कर रहे हैं, ना गैस की, सिर्फ गैस तो है, LNG LPG है, लेकिन हम यहाँ पर फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो ये है कि एशिया बेसिकली यहाँ से कितना इंपोर्ट करता है। एशिया कितना इंपोर्ट करता है ये भी देखेंगे। देखें सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पर एशिया की बात कर लेते हैं। अब एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो 35% जो है यहाँ पर जो है यूरिया इंपोर्ट की जाती है।
53% यहाँ पर सल्फर जो है यहाँ पर वो कह का इंपोर्ट की जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए हमें 64% जो है यहाँ पर अमोनिया जो है यहाँ पर इंपोर्ट की जाती है, ठीक है, पूरे एशिया के अंदर, है ना। तो आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि ये इसके बदले में जो एशियन कंट्रीज़ है या हमें नज़र आ रहे हैं तो वो यहाँ पर 40% दुनिया का जो चावल है, राइस है, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए ब्राज़ील की अगर बात की जाए तो ब्राज़ील 60% जो है दुनिया का सोयाबीन ब्राज़ील यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। कितना? 60% ब्राज़ील यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अब मसला पता क्या रहा है, अब एक तो यहाँ पर एनर्जी की कमी, फर्टिलाइज़र की कमी, अब ये कह लें कि बहुत बड़ी यहाँ पर हिंड्रेंस बनती जा रही है कि किस तरह जो है फूड सिक्योरिटी यहाँ पर इंश्योर करवाई जाए। अब फूड यहाँ पर देखें, फूड क्राइसिस इसलिए कि जब ये फर्टिलाइज़र्स नहीं जाएंगी, उसके बाद अगर देखा जाए एनर्जी की यहाँ पर हमें किल्लत देखने को मिल रही है क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई या ग्लोबल एनर्जी यहाँ पर सप्लाई डिसरप्ट होते हुए नजर आ रहे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका कैसे डेवलप होगा अगर आपको फर्टिलाइजर मिलती नहीं है। यहाँ पर चाइना ने क्या किया, जैसे मैंने पहले कहा, उसने पहले प्रोडक्शन यहाँ पर बंद कर दिया है। प्रोडक्शन बंद नहीं किया उन्होंने, यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की बात नहीं की, उन्होंने प्रोडक्शन बाहर के लिए बंद की है, अपने डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐड आपने लाजमी करना है जितने भी हमने स्टैट डिस्कस किए। इनफ्लैट अगर बात की जाए, कॉस्ट हमें यहाँ पर जो बढ़ती हुई नजर आई, अब ये आप हिसाब लगा लें कि यहाँ पर जो 40 फीट, क्या बेसिकली 40 फीट जो कंटेनर है ना, उसकी प्राइस पहले कितनी थी, यहाँ पर 1136, कितने थे यहाँ पर हमें देखने को मिला 1136, लेकिन अब उसकी प्राइसेस हमें जो देखने को मिली है वो इससे भी दुगनी बढ़ चुकी है। बल्कि यहाँ पर अगर आप बोलें तो 53% हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है और ये इसकी बेसिकली रहेगी 3400 जो है डॉलर, कितना, 3400 डॉलर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। 3400 डॉलर हमें बढ़ते हुए नजर, पहले कितनी थी 1136 से आप कितना बढ़ गया 3400। 40 फीट कंटेनर, आप ये हिसाब लगा लें, जो $1 की चीज मिल रही थी वो अब $10 में आ रही है, या $3 में आ रही है, $4 में आ रही है। तो फिर इससे क्या होगा कि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो इसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है कि भाई जो अभी मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर बंद किया गया। एनर्जी का हम टॉपिक आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एनर्जी को ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। थोड़ा पॉइंट्स हैं वो आपने लाजमी ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारा फूड के रिलेटेड था कि बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी, आपके फर्टिलाइजर। अगर आपको यूरिया, सल्फर, अमोनिया अगर आपका मिलेगा नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर नहीं होगी तो फिर यहां पर क्या होगा, फूड क्राइसिस होगा। अब यह फर्टिलाइजर कहां से आ रही है, आपकी पर्शियन गल्फ से आ रही है, गल्फ स्टेट से आ रही है, और वो हमने सारे स्टेट डिस्कस कर लिए, तो वो आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बेसिकली कॉजेज है, आप कॉजेज में ऐड कर सकते हैं और बाकी स्टेट्स भी ऐड करते जाएंगे। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स की बात की जाए, इसके ऊपर हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हमने मैप के जरिए जितना भी यहाँ पर स्टैट्स से जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी यहाँ पर मार्केट्स एंड उसके बाद हॉर्मुज ब्लॉकेड्स, इकोनॉमिक फॉल आउट, इसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी हम यहाँ पर क्या डिस्कस करते आ रहे हैं, ग्लोबल फूड क्राइसिस, है ना। तो वो डिस्कस करते हैं किसकी वजह से जो यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर बंद किया गया है, या मिडिल ईस्ट वाला मामला है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स से आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें ग्लोबल मार्केट्स टर्मोइल अगर देखा जाए, सप्लाई चेन आपकी यहाँ पर जो कह लें कि डिसरप्ट हो चुकी है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, उसके बाद अगर वीकनिंग डिमांड है, डिमांड भी आपके सामने है, उसके बाद सप्लाई चेन इंस्टेबिलिटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी वार्न द स्प्रेडिंग डिमांड डिस्ट्रक्शन इंडिकेटिंग हाई एनर्जी प्राइसेस और कंस्ट्रेनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्लोबली। तो आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार अब क्या बात करें। यहाँ पर आपकी ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहाँ पर डिसरप्ट हो चुकी है, आपकी एनर्जी सप्लाई यहाँ पर डिसरप्ट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप पॉइंट्स है ये वाले बेसिकली ये आप ऐड कर सकते हैं 4 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान की अगर पोजीशन की बात की जाए
तो हमें फिजिकल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये स्टैट्स कुछ इसके अंदर वो भी हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस कर चुके हैं। और पाकिस्तान टॉप 10, प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ मैं थोड़ा टॉपिक में भूल गया हूँ कि टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान आता है। यहाँ पर फूड क्राइसिस में हमें देखने को मिल रहा है, फूड इनसिक्योरिटी। उसकी वजह क्या है कि हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी वो पाकिस्तान का केस डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमें रिपोर्ट यहाँ पर आते हुए नजर आई। ठीक है, जब आपका कह लें कि पीएमएस का ऐसे का पेपर होता है, उसके बाद से हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वो हमने पूरा वो कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑयल की बात की जाए, फिजिकल डेफिसिट जो पहले $300 मिलियन हमें देखने को मिल रहा है, अब कितना यहाँ पर $800 मिलियन, कितना बेसिकली $800 मिलियन जो है हमें यहाँ पर अंडरमाइनिंग फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन को लेकर हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन कितने परसेंट, 11% एकदम से बढ़ते हुए नजर आई। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा वो भी हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। पॉलिसी डायलेमा क्या था, गवर्नमेंट फेस अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन पासिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड बैकलैश। अगर देखा जाए दूसरी तरफ हमें फिजिकल डेफिसिट और इम्बैलेंसेस, तो ये डिफिकल्टीज का तो सामना है एकदम से, जिस तरह हमें वॉर देखने को मिली। अब आ जाके पाकिस्तान का अरेबियन एक सी था जिसका ट्रेड रूट है आपका पाकिस्तान का, पूरा गल्फ स्टेट्स के साथ जो है वो ट्रेड करता है, लेकिन अब वो भी यहाँ पर जो है कह लें कि क्योस एंड स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, तो एकदम से जो है यहाँ पर सप्लाई डिस्टर्ब हुई, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि प्राइसेस भी बढ़ती हुई नजर आई। और उसके बाद हमें तो एनर्जी शॉर्टेज या एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। और उसके असरात ट्रांसपोर्टेशन का, आपका रेंट देख ले कितना बढ़ता जा रहा है, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बाद फूड की यहाँ पर प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। आप हर चीज़ उठाकर देखें प्राइसेस आपको बढ़ती हुई ऐसे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ऐड करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान फ्री लांसिंग बूम अ पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो चैलेंजेस है उनको भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि फर्दर जो है इसको जो है वो कह लें कि हेल्पफुल बनाया जा सके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास है स्टैट्स है, बाकी मैं आपको जनरल ओवरव्यू सारा देता जाऊंगा, आपने चीज़ों को समझना है। ठीक है, जस्ट हमारे पास एक केस ऑफ स्टडी है, ये इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो जिस तरह हमें पाकिस्तान, थोड़ा सा तमहीद बांध लेते हैं, पाकिस्तान की जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तबका जो हमें देखने को मिल रहा है यूथ, 60 to 65% हमें यूथ देखने को मिल रही है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ता जा रहा है, 7.1% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेन ड्रेन आपके सामने ही है, क्राइम आपके सामने ही है, सारी चीज़ें आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफिक जो यहाँ पर डिविडेंड्स की बात की जाती है, उससे कैसे फ़ायदा उठाएंगे जितनी देर तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जहाँ पर आपके काम करने वालों की तादाद ज़्यादा है, खाने वालों की तादाद कम है, तो ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है। तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं अगर इनके ऊपर कह लें कि इन्वेस्टमेंट की जाए ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, जॉब इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर जॉब्स नहीं मिल रही, यहाँ पर जितने भी ग्रेजुएट्स हमें देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, पता नहीं होता क्या करना है। तो लेकिन अब जो है यहाँ पर अगर देखा जाए डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, और यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्री लांसिंग की, हमारे पास केस स्टडी रहेगा फ्री लांसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्री लांसिंग की अगर बात की जाए फॉरेन एक्सचेंज की, तो यहाँ पर $557 मिलियन जो है यहाँ पर अर्निंग हुई है। ठीक है, H1 ऑफ करंट फिजिकल ईयर आ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, कितना $557 मिलियन जो है यहाँ पर हुआ। और उसके बाद एक्टिव फ्रीलांसर की अगर बात की जाए तो 2.3 मिलियन जो है हमें यहाँ पर प्लस जो है फ्रीलांसर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर 23 लाख से ज़्यादा लोग जो है फ्रीलांसर्स हैं। उसके बाद अगर देखा जाए एनुअल पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट दी जाए इंसेंटिव्स तो $1 बिलियन, कितना, अगर $1 बिलियन एनुअल पोटेंशियल। ठीक है, देखें अगर फ्रीलांसिंग को जिस तरह हमें यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है, यूथ के जो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रही है तादाद, ठीक है, तो इस तरह जो है परसेंटेज, इस तरह जो है यहाँ पर जो फ्रीलांसिंग है या जिस तरह हमें एआई का जो दौर देखने को मिल रहा है, तो हमें स्किल्स की तरफ आना पड़ेगा। किसकी तरफ आना पड़ेगा? स्किल्स की तरफ। और ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यहाँ पर स्किल्स की तरफ लेकर आना पड़ेगा, ताकि जो यहाँ पर जॉब रिप्लेसमेंट हो रही है ना, जहाँ पर एआई आ रही है, यहाँ पर पूरा जो है कह लें कि यहाँ पर कह लें कि आपका
कह लें कि जो फिजिकल से ऑनलाइन सिस्टम जा रहा है, तो यहाँ पर लोगों के पास अगर स्किल होगी तो वो इजीली मूव कर जाएंगे, ठीक है, उनकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, यहाँ पर काम कर सकेंगे। अब यहाँ पर इनको चैलेंजेस का सामना जो करना पड़ रहा है, अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रहेंगे वो है, एक तो यहाँ पर इंडिविजुअल ड्राइव सेक्टर ग्रोथ है लार्जली ड्यू टू इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स इनिशिएटिव विद एन मिनिमल गवर्नमेंटल सपोर्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर देखें कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, फ्रीलांसर जितने भी है बेचारे अपने दम के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अगर इनको सपोर्ट मिल जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेमेंट बैरियर्स, ये सबसे बड़ी हर्डल जो हमें देखने को मिल रही है ना, वो है पेमेंट बैरियर। और इसके अंदर जो पेपाल जैसे जो है यहाँ पर अकाउंट हमें देखने को नहीं मिलते, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो है यहाँ पर हमें गैप देखने को मिल रहा है, इसकी भी कमी है, ठीक है, ये चैलेंजेस है बेसिक। उसके बाद स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है यहाँ पर एक तो कह लें कि सपोर्ट को बढ़ाया जाए, दूसरा यहाँ पर टैक्स की बात की जा रही है, टैक्स इंसेंटिव्स भी मिलने चाहिए। और ये कितने बेसिकली इंप्लीमेंट 10 ईयर टैक्स ब्रेक टू फॉर्मलाइज द सेक्टर एंड मोटिवेट फ्रीलांसर्स, ताकि क्या किया जा सके, फ्रीलांसर्स को यहाँ पर मोटिवेट किया जा सके। उसके बाद पेमेंट गेटवे, कि भाई पैसे आने हैं तो यहाँ पर पेपाल वाला जो है यहाँ पर मैटर उसको सोल्व करना चाहिए, ताकि बाहर से ज़्यादा जो है वो हम लेकर आ सके रेवेन्यू। उसके बाद ट्रेनिंग की बात की जाए, डेवलप मोर इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड इंसेंटिव्स हाई अर्निंग फ्रीलांसर्स टू ट्रेन न्यू टैलेंट सीन एंड बांग्लादेश एंड चाइना। जिस तरह हमें फ्रीलांसर्स चाइना और बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए इनको प्रमोट करे, इनको ट्रेनिंग दे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर डिजिटल नोमैड इंटरेक्शन के डेवलप प्लान्स टू अट्रैक्ट ग्लोबल डिजिटल नोमैड, ठीक है, लेवरेजिंग इनिशिएटिव लाइक प्रेफरेंशियल प्राइसिंग फॉर फ्रीलांसर्स वाया 5G स्पेक्ट्रम। अब 5G स्पेक्ट्रम आपको पता है यहाँ पर देखने को मिला पाकिस्तान के अंदर बड़े सिटीज़ के अंदर जो कहा जा रहा है, ये एक अच्छी अप्रोच है कि एटलीस्ट जो है यहाँ पर जो इंटरनेट वाला इशू है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर डिजिटल डिवाइड वाला जो मैटर है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये जो है पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास जस्ट एक केस स्टडी रहेगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर कितनी पावर है, किस तरह जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर AI इज रीशेपिंग साइबर सिक्योरिटी रैपिडली। अब इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम AI के रिलेटेड डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी। जिस तरह हमें यहाँ पर साइबर थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, अब ये साइबर सिक्योरिटी आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे के पेपर के अंदर भी आपका टॉपिक आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ CSS के ऐसे के पेपर की, ठीक है। तो ये आ चुका है आपका 2026 वाला पेपर, उठाकर देखें साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, ठीक है। बात करने वाले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो इनका जो साइबर सिक्योरिटी का जो सेंटर है और उनके जो हेड है यहाँ पर आकाश जोशी, वो क्या कहते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो AI ड्राइवन थ्रेट्स, जिस तरह यहाँ पर थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब यहाँ पर जो अटैकर्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली AI का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर और ज़्यादा स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं, स्केल्स को, और सोफिस्टिकेशन ऑफ थ्रेट्स, जितने भी खतरात हैं उनकी स्पीड को भी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। उसका ऑटोमेटिक डिसेप्शन एंड मेलवेयर जनरेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये कौन कर रहा है, बेसिकली अटैकर्स। ये हैं बेसिकली साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, साइबर थ्रेट्स। AI फॉर डिफेंस, AI टूल्स आर क्रिटिकल अक्रॉस द साइबर सिक्योरिटी लाइफ साइकिल फ्रॉम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टू द रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरह यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है डिफेंसिव एज ए AI को, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अब जो हमें यहाँ पर पब्लिकेशन जो देखने को मिली है फोरम की, जो 2025 पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ भैया मैं यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी बैलेंसिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस, कॉस्ट रिडक्शन, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के और AI के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। देखें अब AI का दौर है और AI को हम एक साइड पर नहीं रख सकते, AI को हमें यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ेगा, AI की तरफ हमें जाना पड़ेगा, नहीं जाते तो हम यहाँ पर पीछे रह सकते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। अब अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या कर रही है, जितना भी ब्रीच कॉस्ट जो बेसिकली यहाँ पर थ्रेट्स है उनको कर्टेल किया जा रहा है, ठीक है, उनको कम किया जा रहा है। उनकी लागत कितनी है, $1.9 मिलियन, ठीक है। उसके बाद है फास्टर रिस्पॉन्स है, ब्रीच लाइफ साइकिल्स, यहाँ पर जो थ्रेट्स हैं उनको यहाँ पर कम किया जा रहा है। तो शॉर्टन बाय अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज विद द स्ट्रेटेजिक AI डिप्लॉयमेंट।
डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर तैनात करने के बाद, डिप्लॉय करने के बाद एक तकरीबन 80 डेज के अंदर, 80 डेज के अंदर क्या किया गया, यहाँ पर जो है वो रिड्यूस किया गया जितने भी यहाँ पर जो है ब्रीच लाइफ साइकिल, जो थ्रेट्स की बात की जा रही है, जो एआई के साइबर थ्रेट्स है उनकी बात की जा रही है, ठीक है, उनको कम किया गया। मार्केट डिफाइनिंग की बात की जाए तो 94% जो है यहाँ पर साइबर लीडर्स आइडेंटिफाई एआई एज ए डिफाइनिंग फोर्स। 94% ने कहा कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है, इसको यूज करना चाहिए, और 77% ऑलरेडी इंटीग्रेटेड इट इनटू ऑपरेशंस, और इनमें से 77% लोगों ने ऑलरेडी, साइबर लीडर्स ने इनको इंटीग्रेट कर लिया है अपने इंडस्ट्रीज के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि इंपेरेटिव्स क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन, ट्रीट एआई एज ए फाउंडेशनल कैपेबिलिटीज एंड नॉट अ स्टैंड अलोन टूल टू टर्न साइबर रिस्क इनटू रेजिलियंस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि साइबर थ्रेट्स जितने भी रिस्क है उनको खत्म किया जा सके। तो ये चीजें भी है। उसके बाद है रोबस्ट गवर्नेंस, इंप्लीमेंट क्लियर डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज, रिगरसली टेस्ट यूज केसेस एंड इंश्योर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन ओवरसाइट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स, यही बात है स्किल्स के ऊपर। तो बात जहां पर एआई की बात होगी, जहां पर भी यहाँ पर हमें कह लें कि एआई के ऊपर डिस्कशन देखने को मिलेगी, वहां पर स्किल्स के ऊपर लाजमी बात होगी, ठीक है। बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर्स मस्ट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, स्किल्स, प्रोसेसेस एंड गवर्नेंस टू डिफेंड मशीन स्पीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अब ये बेसिकली जो भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जो हम अभी बात करते आ रहे हैं ये बेसिकली, और यहाँ पर जो सेंटर के हेड हैं उन्होंने जो यहाँ पर कहा है कि हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक इंटीग्रेशन, कि इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि साइबर थ्रेट्स को यहाँ पर कम किया जा सके, ठीक है। और जो साइबर सिक्योरिटी के सेंटर के जो हेड हैं वो क्या है, आकाश जोशी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स। एआई वाले अगर आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, एआई की आपने हेडिंग दी हुई ना, वहां पर जो हमारी डिस्कशन रह रही है उसके अंदर यहाँ पे ये जितने भी स्टैट्स हैं, जितने भी हैं या चैलेंजेस हैं या इंपेरेटिव्स हैं वो आप ऐड करते जाएंगे। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि यूरोप, ये है ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, स्पेशली हमारे पास रहेगा ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें एक केस स्टडी आप ले सकते हैं, कहीं पे वो पूरा टॉपिक भी यहाँ पर जो है वो दे सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि यूएसए और यूरोपीय यूनियन के जितने भी आपस में जो हमें ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस थे वो यहाँ पर कह लें कि डिसफंक्शन होते हुए नजर आए, खराब होते या फ्रेगमेंटेशन हमें तोड़ फोड़ देखने को मिली, क्लैशेस भी कह सकते हैं, डिस्प्यूट भी कह सकते हैं। मामला क्या था, मामला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूएसए की जिस तरह पॉलिसी थी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी कि क्या थी, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, रीजनल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जिस तरह रीजनल लेवल के ऊपर हेजमनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जिस तरह यहाँ पर डॉनरो डॉक्ट्रिन देखने को मिली जो मोनरो डॉक्ट्रिन से निकली और यहाँ पर ट्रंप ने अपनाई कि यहाँ पर कोई भी यूरोपियन कंट्री आकर जो है बेसिकली जो है कहीं पे जो है कह ले के जो जितने भी यूएसए की स्टेट्स है कहीं पर आकर अपनी इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस शुरू ना कर दे। तो फिर उसने काम कहाँ से शुरू किया, वेनेजुएला से शुरू किया, और हमारा असल जो इनके दरमियान में झगड़े या क्लैश की वजह बनी दोनों के दरमियान में यूरोप और यूएसए की, वो क्या रही यहाँ पर ग्रीनलैंड को लेकर जो है फिर यहाँ पर जो 8 कंट्रीज़ थे यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, उनके दिल में काफ़ी जो है यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए कि भाई ये यूएसए क्या कर रहा है। स्पेशली जर्मनी की बात की जाए, यहाँ पर फ्रांस की बात की जाए, यूके की बात की जाए, मार्क कार्नी की अगर बात की जाए, ये कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो बाद में हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर यहाँ पर स्पीचेस भी देखने को मिली, ठीक है। ये तो था एक बैकग्राउंड सारा। अब मामला खराब कहाँ पर होता है कि जब मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर होती है यहाँ पर, और यूरोपियन कंट्री, जब ट्रंप ने कहा कि भाई दुनिया को आना चाहिए, अब यूरोप का भी, पहले यूरोप को साइड पर रखे, पहले उसने चाइना को बोला, जापान को बोला, साउथ कोरिया को बोला, रशिया को बोला कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, आओ आप आकर जो है इसको ओपन करवाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ही जो है यहाँ पर अपने जितने भी है यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ कही गई, फिर ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन जितने भी नेटो अलाइज है उनको आना चाहिए, वॉर के अंदर जो है वो शामिल होना चाहिए। अब यहां से सारी गेम चेंज होती है। होता क्या है कि बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज को जब यहां पर ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि आप आओ यहां पर ज्वाइन करो वॉर को, ठीक है, ये नेटो का मिशन, तो यहां पर फिर जो है यूरोपियन कंट्रीज जो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्स, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, उसके बाद अगर देखा जाए यूके के केयर स्टारमर, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मार्क कार्नी, इन्होंने कहा कि भाई यहां पर जो है वो कह लें कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर है ये नेटो का मिशन नहीं है, ये है इजराइल की स्टार्ट करदा वॉर। यहां पर हैं आप के यूएसए के इंटरेस्ट बेसिकली,
जहां पर हमारे इंटरेस्ट होते हैं वहां पर यूएसए देखता नहीं है, जाकर घुस जाता है। अब मार कहां पर पड़ रही है, मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि यूरोपियन कंट्री सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से इंपोर्ट कर रहे थे, रशिया से कर रहे थे। अब यहां पर यूएसए की लगी, यूएसए ने पूरे यूरोपियन कंट्रीज को जो है यहां पर पीछे धकेल दिया। 40 to 60% रशिया से जो है इंपोर्ट करते थे, पीछे कैसे धकेला, रशिया यूक्रेन की वॉर, और यहां पर यूएसए ने क्या किया, सैंक्शंस लगा दिए। तो यूरोपियन कंट्रीज ने कहा भी आप भी लगाओ इसके ऊपर सैंक्शन, तो दोनों ने, यूरोपियन कंट्रीज और यहां पर यूएसए ने मिलकर क्या किया, जो है यूरोप जितने भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। अब सैंक्शन लगाने के बाद अब यूरोपियन कंट्रीज के पास दूसरा रास्ता कौन सा, एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए गल्फ स्टेट्स थी। तो गल्फ स्टेट्स ने उसने इंपोर्ट करना जो शुरू किया, तो फिर यहां पर जो है वो फिर यूएसए आ गया, तो यूएसए ने फिर यहां पर वॉर स्टार्ट कर दी। तो भाई आप, और अब यूरोप कहां पर जाए, यूरोप कहता है कि जहां पर हमारे इंटरेस्ट है, जिस कंट्री के साथ, जिस स्टेट के साथ हमारे रिलेशन है, वहां पर यूएसए देखता ही नहीं है, वहां पर नेटो का मिशन शुरू कर देता है। और बाद में कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज का कोई रोल ही नहीं है यहां पर नेटो के मिशन के अंदर। और यहां पर केयर स्टारमर ने कहा था, ये आप बीबीसी के ऊपर आप जाकर देखें या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखें, आपको जाकर मिलेगी ट्रंप की स्टेटमेंट्स कि भाई यहां पर यूरोपियन कंट्रीज का कोई रोल नहीं है नेटो के अंदर, मिशन के अंदर। जहां पर भी गए यूएसए फोर्सेस आगे है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस ये है इनके है। लेकिन यहां पर केयर स्टारमर ने कहा कि जब आप वॉर ऑन टेरर 20 ईयर तक अफगानिस्तान के अंदर लड़ते रहे, हमारे 400 से 500 बंदा हमारा मारा गया, आप कैसे कहते हैं कि यहां पर हमारा रोल नहीं है भाईजान। ये केयर स्टारमर की स्टेटमेंट है। तो अब ये तो सारा था मुद्दा बैकग्राउंड का। अब यहां पर बात करते हैं कि अभी 5000 यहां पर जो है यूएसए ने अपने ट्रूप्स जो है जर्मनी से निकालने की बात की है। ओवरऑल अगर बात की जाए, यहां पर हमारे पास जो ट्रूप्स हैं कुछ मैं आपको बता देता हूं। एंड ऑफ 2025 की अगर बात की जाए, एंड ऑफ 2025 सॉरी, तो ट्रूप्स हमें जो देखने को मिले थे वो जर्मनी के अंदर से 36,436, कितने यहां पर 36,436, कहां पर बेसिकली जर्मनी के अंदर, ठीक है। सेकंड अगर देखा जाए इटली के अंदर कितने थे, 12,662, 12,662 कहां पर, इटली के अंदर। स्पेन की अगर बात की जाए तो 3,814, ये बेसिकली स्पेन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ये 2025 के एंड तक की बात है कि इतने यूएसए के ट्रूप्स हैं यहां पर इन कंट्रीज के अंदर। तो अभी जो 5,000 ट्रूप्स की बात की जब ये यहाँ पर विड्रॉ की, तो अब यहाँ पर जो है वो कह लें कि इमैनुअल मैक्रोन क्या कर रहा है, यहाँ पर जो जर्मनी का चांसलर है फ्रेडरिक मेर्ज वो क्या कर रहा है, मार्क कार्नी क्या कर रहा है। अब इनकी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें कि यूएसए स्टांस क्या है, 5,000 ट्रूप्स टू बी पुल्ड फ्रॉम जर्मनी विच पोटेंशियल कट्स इन इटली एंड स्पेन, ठीक है। रैशनल यूरोप मस्ट shoulder more defense responsibility timing linked to Iran conflict disagreement। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मार्क रटे क्या कहता है, बेसिकली जो नेटो के हमें सरबराह नजर आते हैं हेड, वो क्या कहते हैं कि भाई जो असल यूएसए का मूड यहाँ से खराब है कि उसने यहाँ पर नेटो का मिशन शुरू नहीं किया ईरान के अगेंस्ट। अब आपको पता है कि ईरान, मिडल ईस्ट, पर्शियन गल्फ से तो पूरा यहाँ पर जो वो कह लें कि यूरोपियन कंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर ऑयल एंड गैस, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि वॉर शुरू करें। और यहाँ पर तो पूरी हमें ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है यहाँ पर डिसरप्ट होते हुए नजर आई। सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस हाइक हुए आप यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर देखें, 50% भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई जर्मनी के अंदर, जाके चेक करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ऐड कर। यूरोपियन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स यहाँ पर सेल्फ रिलायंस एंड नेटो यूनिटी, 2 पॉइंट हैं। एक तो यूरोपियन कंट्री ने जो इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रेडरिक जो मर्ज हैं चांसलर जर्मनी के, उन्होंने दोनों कहा कि सेल्फ रिलायंस, भाई अब हम अपने डिफेंस सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, हम खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम खुद ही अपनी अब जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं। और ये केयर स्टारमर ने भी कहा था। नेटो यूनिटी की अगर बात करें, इन्होंने कहा था कि अब हमें नेटो की यूनिटी चाहिए, यूएसए को एक साइड पर रखें। देखें, नेटो ऐसा अलायंस है जो टूट नहीं सकता, ये क्लियर है बात यहाँ पर। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर मार्क रूबियो जो है यूएसए के जो सेक्रेटरी स्टेट है, उन्होंने क्या कहा था पता है, उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न यूरोप और यहाँ पर यूएसए एक ही सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते।
ठीक है। और ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर ये मार्क रूबियो के हमें वर्ड्स देखने को मिले। रिकॉग्नाइज नीड टू स्ट्रेंथन यूरोप्स पिलर विद नेटो प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू यूएसए ऑपरेशंस। तो बाकी तो अगर कहा जाए तो ये स्टैंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ट्रंप ने बार बार कहा है कि अब नेटो का हमें नहीं चाहिए, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका साथ नहीं चाहिए। जब टाइम था वो लोग आए नहीं है यहाँ पर, हमारे साथ खड़े नहीं हुए, अब वो यहाँ पर सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक भी यहाँ पर बात नहीं की, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ट्रंप की हमें स्टेटमेंट देखने को मिले थे। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह हमें यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिल रही है, स्पेशली अगर बात की जाए यूरोप को लेकर और यूएसए के, इन दोनों के दरम्यान में यहाँ पर हमें दरार देखने को मिल रही है। और उसकी वजह क्या है, यहाँ पर ये जितने भी हमने इवेंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी ऐड करेंगे। अब बात करते हैं वोकैब की। वोकैब मैं पहले भी बताता हूं कि हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं और 10 के साथ हमारे 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 एंटोनिम्स होते हैं। उसके बाद हमारे इंग्लिश मीनिंग भी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, डोमेस्टिक लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आप अपनी पूरी वोकैब कंपाइल कर सकते हैं अगर आप डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स प्लस 4 आप 50 वर्ड्स अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपकी पूरी वोकैब यहाँ पर कंपाइल होती जाएगी, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी जो वोकैब है हम यहाँ पर जो है वो कह लेके ढूंढ कर जितनी भी है सिलेक्ट करके चूज करके जो है वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वर्ड हमारे पास करेगा डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी नोट करिएगा। इन अ लो स्पिरिट्स ड्यू टू लॉस ऑफ होप एंड करेज, ठीक है। होता क्या था, एकदम से मायूसी छा जाने को बोला जाता है। इसका सिमिलर या सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, डिजेक्टेड बोल सकते हैं या होपलेस आप इसको बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा हमारा, होपफुल या आप बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, पर उम्मीद होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, चार्टलिंग मींस क्या रहेगा हमारे पास, बेसिकली लाफिंग इन अ ब्रीदी और गलीफुल वे, बिल्कुल दबी खुशी में हंसने को बोला जाता है, ठीक है। चकलिंग बोल सकते हैं या गिगलिंग। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, सॉबिंग या क्राइंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इरूडाइट। इरूडाइट बहुत ज्यादा इजी है, मींस हैविंग अ एक्सटेंसिव नॉलेज, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल रखता है, या वेल एजुकेटेड को आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास सिमिलर मीनिंग, लर्नड या स्कॉलरली। उल्टा क्या बनेगा हमारे पास, इग्नोरेंट या अनएजुकेटेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, स्टूजेस। अब स्टूज जो है हम यहाँ पर पहले क्या है, पपेट्स, कठपुतली के लिए क्या वर्ड यूज करते थे, पपेट, लेकिन अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूज का यूज करेंगे, कठपुतली को बोला जाता है, ठीक है। पीपल हु एक्ट एज ए सबऑर्डिनेट्स आर पपेट्स फॉर द अदर्स, ठीक है, जो कठपुतली के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, दूसरों के इशारों पर नाचने को, ठीक है। अब यहाँ पर पपेट्स या लैकी, लैकी भी आप इसको बोल सकते हैं। लैकी का मतलब क्या होता है, दूसरों के मुताबिक, इशारों के मुताबिक चलना, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लीडर्स बनेगा, जो खुद लीडर्स होते हैं या इंडिपेंडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। पपट की जगह पर आपने लैकी या स्टूज को यूज करना है, ठीक है, स्टूज को। अब यहां पर बात करते हैं डॉटिएस्ट। अब डॉटी से निकला है डॉटिएस्ट। डॉटिएस्ट का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा मोस्ट ब्रेव को बोला जाता है, बहादुर को बोला जाता है, ठीक है, हौसलामंद को बोल सकते हैं, ब्रेवेस्ट या वैलेंट बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, कवर्डली या टेमिड आप इसको बोल सकते हैं, डरपोक को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कन्विंसिंग मींस क्या रहेगा, सॉलिसिटिंग सपोर्ट या ओपिनियन, राय हासिल करने को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। सॉलिसिटिंग या सर्वेइंग। उल्टा क्या बनेगा, इग्नोरिंग या निग्लेक्टिंग। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आज लाजमी इनको नोट डाउन करना है आपने, ठीक है। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इनविंसिबल। इनविंसिबल मींस क्या रहेगा, इम्पॉसिबल टू डिफीट और ओवरकम। बेसिकली किसी को ना हरा पाने को बोला जाता है, किसी को हराना नामुमकिन होता है उसको बोला जाता है। अनबीटेबल या अनकॉन्करेबल आप बोल सकते हैं, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, वल्नरेबल या डिफीटेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सरडोनिकली मींस क्या होता है, सरडोनिक, है ना, ये हमारा पहले भी यूज हो चुका है, वन पेपर के अंदर भी आ चुका है। सरडोनिकली का मतलब होता है मॉकिंग, सिनिकल मैनर, ठीक है, तंजिया अंदाज में आप कह सकते हैं, ठीक है। मॉकिंगली या सिनिकली। उल्टा क्या बनेगा, सिंसियरली या काइंडली। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर वैसे तो इसका फॉ है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आप फॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन फॉ मींस क्या रहा है, आर्टिफिशियल या फेक को बोला जाता है, ठीक है, फेक या इमिटेशन। उल्टा क्या बनेगा, जेन्युइन या ऑथेंटिक, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, गेज। अब गेज यहाँ पर हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, मेजर्ड या एस्टिमेटेड, बेसिकली अंदाजा लगाना या पैमाइश करना, ठीक है। तो क्या बनेगा, मेजर्ड या असेस्ड, इसका सिमिलर मीनिंग। उल्टा क्या बनेगा, मिसजज्ड या गस्ट, ठीक है, मींस गस लगाना। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।